हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू व्यास सर्टिफिकेशन कोटा। जे एडवांस 2022 का पेपर हम यहाँ पे डिस्कस करें। मैथ्स में अगला सेक्शन जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज पेपर 1 का सेक्शन 3, जिसमें 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैच द कॉलम है। ट्रेडिशनली एक जमाने में जिस तरह से मैच द कॉलम पूछे जाते थे उस तरह के नहीं है। अभी मैच द कॉलम जिस तरह से पूछे जा रहे हैं उस तरह के क्वेश्चंस थे क्या कि आपके पास लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, आपको उससे मैच करने के बाद कुछ ऑप्शंस दे रखे ए बी सी डी, और ए बी सी डी में से आपको चूज करना है कि इनमें से कौन सी मैचिंग प्रॉपर बैठ रही है। तो रिलेटिवली बच्चों को पसंद आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस कि सर एक दो भी आए हैं या एक दो नहीं आए तो भी काम हमारा चल जाता है। और इस तरह के क्वेश्चंस देखेंगे हम यहाँ पे, बट इसमें भी जेई वालों ने खूब मजा आया है। किस तरह से देखते हैं पहला क्वेश्चन इस सेक्शन का। व्हाट वाज द क्वेश्चन? जे एडवांस 2022 पेपर 1 की बात करें, हट जाते हैं तो देख ले, आप देख लें। क्वेश्चन है लिस्ट 1, लिस्ट 2। लिस्ट 1 में 4 ऑप्शंस है, लिस्ट 2 में पी क्यू आर एस टी है, और उसके ऊपर बेस्ड आपको फिर 4 ऑप्शंस दे रखे हैं जिसमें 1P, 2S, 3P, 4S, इस तरह से। अच्छा, P दो के साथ भी लिंक हो सकता है? हाँ, हो सकता है, ठीक है। तो लेट्स सी। क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में कुछ विशेष सच एप्लीकेशन बहुत ज्यादा तगड़ा नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन किसी इंटरवल में आपको सॉल्व करनी है, दैट्स द की। cos x plus sin x इक्वल टू 1 आपको इस इंटरवल में बताना है कितना सॉल्यूशन। √3 tan 3x इक्वल टू 1 इस इंटरवल में बताना है। इस इंटरवल में बताना है ये सेट है, ये सेट है, ये सेट है, और सेट में कितने कितने एलिमेंट्स है। बेसिकली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की आपको यहाँ पे बात करनी है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। cos x plus sin x इक्वल टू 1 रिलेटिवली सिंपल लग रहा है। तो cos x plus sin x इक्वल टू 1, अब क्या इसको √2 से डिवाइड वगैरह कर के करेंगे, कर सकते हो, बट और भी कुछ कर सकते हो शायद। हाँ, कि भाई sin x, जैसे इस इंटरवल में अगर आप देखें तो sin x कभी 1 हो रहा है क्या? हाँ, sin x 1 हो जाएगा तो cos x 0 हो जाएगा उस पर्टिकुलर जगह पे। यस, तो इट बिकम सिंपल इन दैट केस, राइट। sin x बराबर 1, क्योंकि आप देखिए sin x और 1 माइनस cos x रेंज वगैरह अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन का सॉल्यूशन तो बहुत ही सिंपल है। जैसे कि किसी भी पर्टिकुलर केस को sin x इक्वल टू 1, x इक्वल टू π/2 एक सॉल्यूशन आ रहा है। हाँ, अच्छा यही नहीं, x इक्वल टू 0 पे ये 1 है और ये 0 है, तो π/2 जहां sin x 1 या cos x 1 वो सारे के सारे सॉल्यूशन होंगे। इस इंटरवल में अगर आप जाओगे 0 फिर +2π -2π, cos का तो यही सॉल्यूशन आएगा और sin का भी सिर्फ यही सॉल्यूशन आएगा। दो सॉल्यूशंस बेसिकली इस फर्स्ट वाले में कितने एलिमेंट्स है? फर्स्ट वाले में इट हैज 2 एलिमेंट्स। तो फर्स्ट वाले के लिए P एंड P सीम करेक्ट। क्यों? मतलब 3 एलिमेंट्स नहीं, 3 एलिमेंट्स डज नॉट सीम करेक्ट। फिर उसके बाद सेकंड वाला सॉल्व करें, थर्ड वाला करें, फोर्थ वाला, कौन सा करें प्रेफरेबली? तो आपकी इच्छा होगी, शायद इस वाले को कर लेते हैं, sin x माइनस cos x इक्वल टू 1। तो इस केस में sin x अगर 1 हो जाए, cos x 0 हो जाए तो अपना काम चल जाएगा। हाँ, या फिर ये 0 हो जाए और ये -1 हो जाए तो भी अपना काम चल जाएगा, राइट। ये भी चीज चलेगी। तो sin x इक्वल टू 1 विल गिव मी वंस अगेन x इक्वल टू π/2, ये चलेगा π/2। अब ये 2π से जस्ट छोटा है, 2π के बाहर नहीं जा रहा, 2π से जस्ट छोटा है तो 2π के अंदर ही है। आप π/2 के और आगे 5π/2 वाले सॉल्यूशन पे पहुंचोगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंचोगे। लेकिन यहां पे क्या किसी और सॉल्यूशन पे भी पहुंच सकते हैं माइनस में? अच्छा, ये भी देख लेते हैं एक बार। तो आप जब अपना सर्कल बनाएंगे तो 0 से लेकर 7π/4 ये हो गया, और -7π/4 की बात करेंगे तो कुछ इस तरह से यहां पहुंचेंगे आप। अच्छा, तो -3π/2 वगैरह जब आपको मिलेगा, -π/2 नहीं, -3π/2 जब मिलेगा तो उस पर्टिकुलर केस में भी यही सॉल्यूशन। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन दिस केस वुड बी sin x इक्वल टू 1, cos x इक्वल टू 0 के 2 सॉल्यूशन होंगे। क्या? एक तो π/2 होगा और एक -3π/2 होगा। अच्छा, -3π/2, साइन ऑफ -3π/2 इज अगेन 1। अच्छा, और cos x उस केस में 0 है, कोई दिक्कत नहीं। फिर sin x अगर 0 है, cos x अगर -1 है, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या मिल रहा है इन इंटरवल्स में? देखिए, सो cos x इक्वल टू -1 चाहिए। cos x -1 कहां होता है? अभी पाई पे होता है। तो जब आप घूम के आगे गए 0 से तो आप पाई को क्रॉस करके जाएंगे। हाँ, जब आप पीछे गए तो फिर से आप पाई को क्रॉस करके जाएंगे। यस, तो यू गेट पाई एंड -पाई दोनों इंटरवल्स, तो 2 और सॉल्यूशन, टोटल 4 सॉल्यूशंस मिलते हुए दिख रहे हैं इस पर्टिकुलर के। तो फोर्थ में इट हैज 4 एलिमेंट्स, इट हैज 4 एलिमेंट्स, ऐसी फील आ रही है हमें। फोर्थ में इट हैज 4 एलिमेंट्स। दिस इज ओके, दिस इज नॉट ओके। तो अब आप देख सकते हैं कि भाई कौन सा आंसर आता हो दिख रहा है? बी आंसर आता हो दिख रहा है। सिर्फ कुछ पार्ट्स, जैसा मैंने कहा ना, कुछ पार्ट्स अगर आप सॉल्व कर लें तो कॉमन सेंस से आप इसमें आंसर बहुत आसानी से मार्क कर सकते हैं। बट देन लेट्स वेरीफाई द अदर वंस आल्सो। tan 3x इज इक्वल टू 1/√3 आ रहा है ये। तो इस वाली इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इस वाली इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 2, tan 3x इक्वल टू 1/√3, tan 3x इक्वल टू 1/√3। और ये 3x की वैल्यूज कहां से कहां तक है? ध्यान दीजिए, -5π/6 से 5π/3x is less than equal to 5π/6, greater than equal to -5π/6। 5π/6 इस पाई से जस्ट छोटा। अच्छा,
और जब मैं यूनिट सर्कल की बात करूंगा तो 1/√3 कहां हो रहा है, tan 3x, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 हो रहा है π/6 पे, तो एक π/6 पे हो रहा है। हाँ, फिर 5 π/6 तक गए तो नहीं मिलेगा, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में सेम वैल्यूज की बात करें, जब आप माइनस की तरफ जा रहे हैं, यहां से यहां जाएंगे तो एग्जैक्टली -5 π/6 ही है ये, तो एग्जैक्टली -5 π/6, और इस इंटरवल में एक और दो सॉल्यूशंस मिलेंगे इस पर्टिकुलर इक्वेशन के। कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे भाई, 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो सेकंड में भी P करेक्ट आंसर है, फर्स्ट का भी P, सेकंड का भी P। हाँ, दिस इज व्हाट इज 2 cos 2x इक्वल टू √3, तो बेसिकली cos 2x इक्वल्स √3/2 मौजूद है। यहां पर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करनी है तो यूनिट सर्कल बना लेंगे, बट इंटरवल देख लेते हैं। 2x इज -12/5 पाई, -12/5 पाई, 12/5 पाई, इस इंटरवल में आपको बात करनी चाहिए। हाँ भाई, ये 2 पाई से थोड़ा बड़ा इंटरवल है। हाँ, 2 पाई प्लस 2 पाई प्लस 2 पाई/5 है ये। ओके, सो लेट्स सी, √3/2 की बात कीजिए। √3/2 कौन सा एंगल है, ये π/6 एंगल है। हाँ, अच्छा, cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 मतलब थीटा इज इक्वल टू π/6, और 0 से लेकर 2 पाई के आगे भी जाना है, तो 0 से लेकर 2 पाई एंड 2 पाई के भी आगे यहां तक जाना है, 2 पाई/5 उसमें जोड़ना है, मतलब 72 डिग्री कुछ इधर। तो एक और बार इस लाइन को काटेंगे, कौन सी लाइन को, ये जो थीटा इज इक्वल टू π/6 वाला है, उसमें 2 सॉल्यूशन मिलेंगे पॉजिटिव साइड, 2 सॉल्यूशंस तो मिल गए, नेगेटिव में गए, पीछे गए, तो व्हाट हैपेंस इज इन दिस केस, अच्छा यही नहीं, एक सॉल्यूशन इधर भी था, 2 नहीं 3 है, अरे वाह, एक मिनट, पॉजिटिव में गए तो cos 2x √3/2 इधर होता है, इधर भी होता है, तो 1 फिर 2 और फिर 3 कट्स मिल रहे हैं, सिर्फ पॉजिटिव में जा रहे हैं, तब नेगेटिव में जा रहे हैं, -12 π/5 की तरफ जा रहे हैं। तो इधर गए तो एक बार इसको काटा, फिर एक बार इसको काटा, फिर एक बार इसको काट के यहां पहुंचोगे आप, तो 3 + 3 टोटल 6 सॉल्यूशंस मिलते हुए दिख रहे हैं। ओके, थर्ड वाले में वी आर गेटिंग अ टोटल ऑफ 6 एलिमेंट्स, दैट इज T, थर्ड वाले का आंसर T करेक्ट है। तो आपने यूनिट सर्कल बनाया, आराम से आप काम कर सकते हैं। प्लस माइनस दोनों हैं, तो एक बार राइट में मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाया प्लस के लिए, और क्लॉकवाइज घुमा दिया माइनस के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशंस, किसके जगह पे कट मिल रहा है, कितने कट्स मिल रहे हैं, आप आराम से नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। व्यास सर्टिफिकेशन की टीम आपके लिए लेके आई है रेटिंग मैकेनिज्म फॉर ईच क्वेश्चन ऑन अ स्केल ऑफ 10। दिस अगर सिर्फ आंसर मार्क करना है तो कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। रेटिंग इस क्वेश्चन की मतलब बच्चों के सही करने की प्रॉबिलिटी भी ज्यादा है, और फिर ज्यादा बहुत ज्यादा टिपिकल भी क्वेश्चन है, डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। अब इससे सिंपल तो क्या ही पूछेंगे जी एडवांस वाले पे, ठीक है। 3 इज द रेटिंग डिफिकल्टी लेवल। सारे के सारे ऑप्शंस अगर सब कुछ ही चेक करना है तो आप बोल सकते हैं सर मैंने तो बहुत टाइम लगाया, बहुत सारा सॉल्व भी किया, बट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो नहीं, 3 इज द लेवल ऑफ डिफिकल्टी, राइट। सिली मिस्टेक्स भी इस तरह के क्वेश्चन में जो मैच द कॉलम में बच्चों को पसंद भी है, शायद आप लोगों को भी काफी पसंद होंगे कि भाई सर हो जाते हैं, हम सही आंसर मार्क कर पाते हैं, कुछ नहीं आता है तब भी आंसर आ जाता है, राइट। बट इसके अलावा तो जे एडवांस के जो क्वेश्चन होते हैं वो तो ऐसे होते हैं कि भाई सब कुछ आएगा तभी होगा क्वेश्चन। ये इकलौते ऐसे क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा बहुत कम ज्यादा में भी चल जाता है काम, राइट। तो दिस इज अ डिफिकल्टी लेवल 3 क्वेश्चन। लेट्स टेक अ लुक एट दिस क्वेश्चन। जे एडवांस 2022 पेपर 1 का ये सवाल स्क्रीन पे आपके सामने आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, एंड यस नाउ विल डिस्कस दिस क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी वगैरह की कुछ चर्चा हो रही है, ऑप्शंस कुछ इस तरह से दे रखे हैं क्वेश्चन में। लेट्स सी, 2 प्लेयर्स P1 एंड P2 प्ले अ गेम अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत लंबा है देखने में, पढ़ने में, बस यही इसकी खास बात है। और भी कुछ खास है क्या? हाँ, शायद निकलेगा। इन एवरी राउंड ऑफ द गेम ईच प्लेयर रोल्स अ फेयर डाइस वंस। अच्छा, वेयर द 6 फेसेस ऑफ द डाई हैव 6 डिस्टिंक्ट नंबर्स। बता दिए 6 फेसेस हैं, 6 डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, कौन से हैं पता नहीं। 1 2 6 ले लेंगे हम तो, ठीक है ले लेंगे, क्या दिक्कत है। दैट x and y denote the readings on the die rolled by P1 and P2। x and y are the readings, ठीक है। If x is greater than y, नॉर्मल डाई है, जब कुछ कमेंट वगैरह नहीं किया तो नॉर्मल डाई है, x और y नंबर्स की वैसे ही बात कर रहा है, ठीक है। फिर by P1 and P2 respectively, if x is greater than y, by P1 scores 5 points and P2 scores 0 point। अच्छा, scores भी रख रहा है, ठीक है। तो x greater than y होगा तो P1 और P2 की बात है, P1 को 5 पॉइंट, इसको 0 पॉइंट। फिर शायद x इक्वल टू y की बात कर रहा है कि भाई इधर ईच प्लेयर स्कोर्स 2 पॉइंट्स, दोनों को 2 पॉइंट मिल गए। और x लेस देन y होगा तो उल्टा हो जाएगा, 0 और 5 हो जाएगा भाई, ये बोल दिया। ये कहानी लंबी चौड़ी गई है पहले तो। फिर उसके बाद इफ लेट xi एंड yi बी द टोटल स्कोर्स ऑफ P1 एंड P2 आफ्टर प्लेइंग द आयत राउंड। तो आफ्टर आयत राउंड के जस्ट बाद बेसिकली x समेशन ऑफ ये जो छोटे छोटे xi हैं, दैट इज कैपिटल XI,
एंड समेशन ऑफ बेसिकली छोटे छोटे वाई आई इज इक्वल टू कैपिटल वाई आई, ऐसा उसने कहा है। ठीक है, फिर उसने आगे x2 ग्रेटर देन इक्वल टू y2, x2 ग्रेटर देन y2 के बारे में कमेंट करने के लिए कहा है। अब x2 और y2 तक अगर आप जाओगे तो आपके मन में एक बार विचार उठेगा कि सर केसेस वगैरह देख लेते हैं ना क्या क्या बन रहे हैं, कि भाई कब कब होगा कब कब नहीं होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू की बात कर रहा है, शायद इसमें इक्वल टू एक्स्ट्रा है, इसमें सिर्फ ग्रेटर देन की बात कर रहा है, किसी एक को पहले हैंडल कर लेते हैं। तो यू कैन डू ऑल ऑफ दोस थिंग्स, बट डू यू रियलाइज कि भाई बाय सिंपल सिमेट्री P1 और P2 में से अगर मैं P1 ज्यादा करना चाहता हूं, x2 ज्यादा करना चाहता हूं, और अगर इसका जस्ट उल्टा y2 ज्यादा करना चाहूंगा, कि x2 ग्रेटर देन y2 वाले केसेस सारे कंसीडर करना, इधर y2 ग्रेटर देन x2, तो बाय सिमेट्री कैन यू सिंपली ऑब्जर्व कि भाई क्या होगा इस पर्टिकुलर केस में। मान लीजिए दो डाइस आपने रोल करना चालू किया, तो 1,1 इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज, 1,2 इज अनदर पॉसिबिलिटी, 1 2 6 अगर एलिमेंट्स हैं तो टक 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 1,6 इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज, राइट। फिर 2,2 यहां आ जाएगा, 2,1 यहां आ जाएगा। अगर आप देखें तो ये मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं 6,6, इसमें रहेंगे इक्वल केसेस सारे के सारे, और बचे हुए इधर वाले पर्टिकुलर ट्रायंगुलर रीजन की अगर आप बात करें तो इसमें x इज लेस देन y होगा और इसमें x इज ग्रेटर देन y होगा, एंड both of these triangular regions would have exact same nature, exact same behavior in terms of numerical value. राइट, न्यूमेरिकली अगर आप बात करें कितने एलिमेंट्स इधर हैं कितने एलिमेंट्स इधर, बराबर होंगे टोटल, राइट। 36 में से 6 तो इधर गए, 15 इधर 15 इधर, दैट्स व्हाट यू विल बी हैविंग, राइट, यस। अच्छा, तो ये ईच केस में कुछ इस तरह की चीज हो रही होगी। हाँ भाई, ओके, तो पहली बार डाइस थ्रो किया तो प्रोबेबिलिटी लेट अस से इक्वल होने की या अनइक्वल होने की अगर मुझे निकालनी पड़े तो आई कैन इजीली फाइंड दैट नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस आइडिया। मुझे कहा नहीं 2 बार किया तो 3 बार किया तो टोटल निकाल सकते हैं अपन। लेट्स फोकस ऑन फाइंडिंग दैट नेक्स्ट। इस पूरी चीज को एनालाइज करते हैं और सबसे पहले x2 इक्वल टू y2 फाइंड करने की कोशिश करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इक्वल्स y2। बेनिफिट क्या है इस चीज का, देखो ध्यान से, आपने पूछा ही नहीं x2 y2, अरे भाई देखो x2 ग्रेटर इक्वल टू y2 निकाल लोगे तो इसमें इसको जोड़ के शायद ये भी निकाल लोगे, बट मैं x2 y इक्वल टू y2 के ऊपर ही क्यों फोकस कर रहा हूं। देखो व्हाट हैपेंस इज कि भाई आपको अगर 2 बार फॉर एग्जांपल डाइस रोल करना है तो पहले रोल में और दूसरे रोल में क्या क्या कहानी हो रही होगी कि अगर x2 और y2 को इक्वल होना है तो या तो दोनों बार इक्वल डाइस गिरे, दोनों बार इक्वल गिरे, पहले राउंड में इक्वल गिरे, हाँ, कि भाई जो P1 के डाइस के ऊपर जो नंबर आया और P2 के ऊपर जो डाइस के ऊपर नंबर आया दोनों के ऊपर सेम नंबर आ जाए, हाँ। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि पहली बार P1 वाला जीते और दूसरी बार P2 वाला जीते, हाँ भाई, that's another case in which case what we'll be having is sum। इस केस में अगर मैं बोलूं तो पहली बार 2 दूसरी बार 2, दोनों के 4 पॉइंट हो जाएंगे। इस केस में पहले वाले को पहली बार में 5 मिल गया, दूसरे वाले को दूसरी बार में 5 मिल गया, तो टोटल सम अभी भी इक्वल हो जाएगा, 5 इक्वल्स 5। यहां पे इक्वल पॉइंट हो जाएंगे, यहां पे भी इक्वल पॉइंट हो जाएंगे। 2 केसेस ऐसे हैं जब इक्वल पॉइंट्स x2 इज इक्वल टू y2 हो सकता है। क्या इसके अलावा और कोई केस है? मान लीजिए दोनों बार P1 जीत गया तो एक के 10 हो जाएंगे, एक के 0 हो जाएंगे। एक बार P1 जीत गया, एक बार इक्वल हो गया तो भी P1 ज्यादा रहेगा मे बी, या P2 ज्यादा रहेगा मे बी। तो दोनों बार इक्वल तब तक तो ठीक है, हर बार इक्वल तो इक्वल। लेकिन अगर एक बार ये जीता है तो एक बार इसको भी जिताओ, हाँ, एक बार ये जीता है तो एक बार इसको भी जिताओ, तो बराबर हो जाएगा, फिर बराबर हो जाएगा, राइट। तो ये बराबर वाला जो केस है ये रिलेटिवली सिंपल लग रहा है, बराबर वाला केस रिलेटिवली सिंपल लग रहा है। लेट्स ट्राई टू फाइंड दिस केस। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। अच्छा, 2 थ्रोस थे, कितने थ्रोस थे? 2 थ्रोस थे, कितने थ्रोस थे? 2 थ्रोस थे, पहली बार इक्वल और दूसरी बार भी इक्वल। इधर पहली बार P1 और इधर दूसरी बार P2, दैट्स व्हाट वी आर हैविंग, राइट। तो उल्टा भी तो हो सकता ना, हाँ, तो अपन मल्टीप्लाई वगैरह करना जानते हैं, दैट्स समथिंग व्हिच यू कैन डू। 2 फैक्टर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों बार अगर इक्वल है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वल क्या है? क्या जो P1 ने फेंका, P1 ने क्या फेंका पता नहीं, P1 ने मान लीजिए 2 फेंका तो P2 ने भी 2 ही फेंका, तो P1 के लिए P1 2 और P2 ने 2, तो P2 के पास कंडीशन लगेगी कि यार अब आपके पास यही चॉइसेस हैं, हाँ। या फिर जो हमने टेबल बनाया था उसमें दोनों इक्वल के कितने केसेस थे फेवरेबल? 6। टोटल कितने थे डिनोमिनेटर में? 36। फॉर ईच थ्रो वी हैड अ टोटल ऑफ 6 फेवरेबल अपॉन 36 अनफेवरेबल, राइट। फिर सेकंड वाला भी उस पर्टिकुलर केस में सेम प्रोबेबिलिटी के साथ जाएगा। यस यस यस, देखो ध्यान से, ये हो रही चीज। यस, ये केस 1 है, दिस इज केस 1 ओनली, कि दोनों इक्वल है। तब
इसमें कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह कुछ, मतलब लेट से फैक्टोरियल वगैरह कुछ मल्टीप्लाई नहीं। अगर P1 जीता किसी भी पर्टिकुलर केस में P1 जीता, तो P1 जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी, वो जो नीचे वाला ट्रायंगल था x ग्रेटर देन y, उसमें P1 ग्रेटर देन P2 था। हाँ, P1 जीतने की समय x ग्रेटर देन y था। कितने केसेस थे इतने, तो 6 हटा दो, बचे हुए 30 केसेस में से 15 नीचे थे, 15 ऊपर थे। यू मे रिकॉल दैट, राइट। किससे से भाई, आप ये डायगोनल एलिमेंट्स टोटल कितने हैं एलिमेंट्स, 6 बाई 6 36, जिसमें से ये 6 हटा दो, ये 6 हटा दो, तो बचे कितने 30। तो 30 के आधे इधर होंगे 15 और आधे इधर होंगे 15, और इसमें कितने थे 6 थे, तो टोटल मिला के 36 हो जाते हैं। ओके, सो जब मैं P1 के जीतने की प्रोबेबिलिटी की बात करूं, तो P1 के जीतने की प्रोबेबिलिटी 15/36 है। अच्छा, फिर अगले बार में P2 के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, फिर से फेवरेबल 15/36 केसेस। अच्छा, कुछ इस तरह का केस है। यस, दिस इज व्हाट यू हैव। और साथ में और भी किसी चीज का ध्यान रखना है क्या, यस, वी आर सपोज्ड टू टेक केयर ऑफ वन मोर थिंग, एंड व्हाट इज दैट वन मोर थिंग, कि दोनों आपस में मान लीजिए एक बार P1 P2 और एक बार P2 P1 वाला केस दोनों कंसिडर कर लिया आपने, तो +2 टाइम्स ये करना पड़ेगा आपको। दिस इज केस 1, दिस इज द अदर केस। तो x2 इक्वल टू y2 की आपने प्रोबेबिलिटी निकाली है। किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाली है, माइंड यू, x2 इक्वल्स y2 की प्रोबेबिलिटी निकाली है। और क्या निकल के आ रही है प्रोबेबिलिटी, कैन यू फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी फॉर मी, यस, लेट्स ट्राई टू फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी फर्स्ट। Let's find this value. This is 1/6 का स्क्वायर 1/36 प्लस, ये कितना आ रहा है, 3 का फैक्टर है ना, हाँ, 5 12 12 5 और इसमें भी 6, तो 12 6 72 और 25, ये हो जाता है कितना हो रहा है, 2/72 27/72 हो रहा है। ये 27/72 वुड इम्प्लाई 9 से कटेगा 3/8 बन रहा है ये। अच्छा, एट द एंड ऑफ सेकेंड थ्रो x2 इक्वल टू y2, दोनों के पॉइंट सेम हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी ये है। अब अगर somebody came and asked कि भाई नहीं यार, मुझे तो x2 इक्वल टू y2 नहीं चाहिए, x2 ग्रेटर देन y2 चाहिए, और आपका दूसरा मित्र आया, उसने कहा नहीं यार x2 लेस देन y2 चाहिए, तो क्या लगता है आपको, आपसे मान लीजिए दो अलग अलग फ्रेंड्स ने पूछा x2 ग्रेटर देन y2 चाहिए या फिर x2 लेस देन y2 चाहिए, तो क्या उनके जवाब सेम होंगे या अलग अलग होंगे दोनों की प्रोबेबिलिटीज। तो यार कोई फेवरेटिज्म किसी के साथ तो है नहीं, x2 के साथ y2 के साथ कोई फेवरेटिज्म किसी के साथ नहीं है, तो ये दोनों के दोनों नंबर्स इक्वल होने वाले हैं। दोनों के दोनों नंबर्स कैसे होने वाले, इक्वल होने वाले। इतना सारा दिमाग लगाना पड़ेगा। आप केसेस बना के खूब सारे सॉल्व भी कर सकते हैं, कैलकुलेशंस खूब सारी कर सकते हैं, बट मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि दिमाग लगा के अगर आप करोगे तो ये दोनों के दोनों केसेस इक्वल रहेंगे। हाँ, दिस दिस एंड दिस, अगर इन तीनों को जोड़ लूं, क्या अगर इन तीनों को जोड़ लूं तो टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है यहाँ पे भाई, सारे के सारे केसेस जुड़ गए, सब ऐड ऑन हो गया, तो टोटल इज 1। कुछ नहीं बचेगा उसके बाद बाहर कि या तो इसके ज्यादा या इसके ज्यादा या बराबर, यही केसेस हैं, सारे के सारे केसेस ऐड हो गए, टोटल प्रोबेबिलिटी ओवरऑल सम ओवरऑल यूनियन वुड बी एक्चुअली 1। और मान लीजिए इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस अगर मान लेते हैं कि छोटू p है, ठीक है, तो छोटू p प्लस अनदर छोटू p प्लस दिस इक्वल वाला 3/8 इक्वल्स 1, तो 2p इक्वल्स 5/8 या p इक्वल्स 5/16, और यहां से मुझे x2 ग्रेटर देन y2 की जो प्रोबेबिलिटी है वो मिल जाती है, दैट इज 5/16, ऑप्शन R। इसके लिए करेक्ट आंसर मिल जाता है R। और अब क्या आप बहुत आराम से ये वाला भी मुझे बता सकते हैं, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू y2, यस बता सकते हैं कि इसमें ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू भी है, तो ग्रेटर देन वाला ले लो प्लस इक्वल टू वाला ले लो, या दूसरे शब्दों में कहें कि लेस देन वाला माइनस कर दो। 3 है ना, दिस दिस दिस, इसके मिला के ये था, तो दिस प्लस दिस चाहिए, या फिर आपको p इधर घटा देना है, तो 1 माइनस p इज 11/16, दिस इज 11/16, 11/16 ये वाला आंसर, तो इसके लिए आंसर R हो जाएगा। अब ऐसे Q और R देखा जाए तो शायद इसके बाद कुछ ना कुछ ऑप्शन आपका आ जाएगा, मे बी, और हो सकता नहीं भी है। तो x3 y3 सॉल्व करवाए बिना चैन तो नहीं मिलेगा उसको। तो x3 इक्वल टू y3 सॉल्व करने के बारे में सोचेंगे, लेट्स थिंक अबाउट सॉल्विंग x3 इक्वल टू y3 विद द सेम आइडिया, विद द सेम लॉजिक। एंड अब आप ध्यान दीजिए 2 वाले केस को तो शायद आप फिर भी, दिस वाज Q एंड दिस वाज R, 2 वाले केस को तो फिर भी आप केसेस बना के सॉल्व कर पाते आसानी से, 3 वाले केस में केसेस बनाना फाइट रहेगा। तो रादर देन दैट x3 इक्वल्स y3
की प्रोबेबिलिटी निकालने के बारे में पहले सोचें। जो मैंने x2 ग्रेटर देन इक्वल टू y2 निकाला था वैसे ही वैसे। तो अब 3 थ्रोज के बाद या तो तीनों में इक्वल इक्वल आ जाए तो ठीक है, या एक में इक्वल आ जाए, एक में P1 जीत जाए, एक में P2 जीत जाए। इसके परमिशन अरेंजमेंट्स हो सकते हैं कि पहले वाले में कौन जीता, P2 P1, दूसरे वाले में P2, तीसरे वाले में E, या कुछ और हो सकता है, पहले वाला इक्वल आ गया, दूसरे वाले में P2 जीत गया, तीसरे वाले में P1 जीत गया। तो ये सब आपस में अरेंज होंगे। कितने तरीके से अरेंज होंगे? 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होंगे। ये कोई अरेंजमेंट है या नहीं? इक्वल आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 थी, हाँ, और ऐसा कितनी बार हो रहा है, मतलब 6/36 थी ना, हाँ, 3 बार हो रहा है, 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी? इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 थी, हाँ। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी? इसकी प्रोबेबिलिटी 15/36 थी, और दूसरे वाले की भी प्रोबेबिलिटी 15/36। दिस इज व्हाट विल बी हैविंग। तो ये तो कट गया, हाँ, दोनों को जोड़ देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 इक्वल्स y3 निकल के आ जाएगा कितना? 1/216, 6 का क्यूब है न्यूमरेटर में, यस। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज 5 एंड दिस इज 12, तो ये हो जाएगा प्लस 25 अपॉन 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 12 स्क्वायर इज 144। दिस इज व्हाट विल बी हैविंग। ये 2 क्यूब 3 क्यूब है, ये कितना है? 2 पावर 4 है और 3 स्क्वायर है, तो एलसीएम लेंगे, 2 एक्स्ट्रा है और एक 3 इसके पास एक्स्ट्रा है, 3 इसके पास एक्स्ट्रा है ना, इसके पास 2 एक्स्ट्रा, इसके पास 3 एक्स्ट्रा है, 16 है उधर। ओके, हाँ, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी चीज से। दिस इज 2 पावर 3 का 2 पावर 4 हो जाएगा और 3 पावर 3 हो जाएगा, इसकी मजबूरी है। तो इसमें 2 पावर 2 से इधर 2 मल्टीप्लाई होगा, इधर क्या मल्टीप्लाई होगा? 3 मल्टीप्लाई होता हुआ दिख रहा है ना, देख लेते हैं। 144, 2 पावर 4, 3 स्क्वायर तो है ही, हाँ 3, तो 75 हो जाएगा। दिस इज 77 अपॉन, ये पूरी की पूरी कहानी क्या है? दिस इज 432, 432। x3 इज इक्वल टू y3 इज 77 अपॉन 432। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है x3 इक्वल टू y3 पूछ रहा है? हाँ, 77 अपॉन 432 ये दिख रहा है मुझे, 77 अपॉन 432, दिस इज t। तो थर्ड का करेक्ट आंसर t है। बट x3 ग्रेटर देन y3, अभी कहानी पूरी नहीं हुई है। x3 ग्रेटर देन y3, तो मुझे पता है x3 ग्रेटर देन y3 या x3 लेस देन y3, ये दोनों के दोनों प्रोबेबिलिटीज जो होंगे इक्वल होंगे। इसको मान लेते हैं, तो देख ले q, तो q प्लस इक्वल वाला जो है 77 अपॉन 432, ये सब मिला के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। थोड़ी देर पहले लॉजिक देखा था इसके पीछे, यस एग्जैक्ट यही चीज। और एक बार ये क्लैरिटी आ गई तो उसके बाद, अरे यार, q है, r है, t है, यही था ना पहले वाले केस में, q फिर r फिर उसके बाद t, ये आ चुके हैं। अच्छा, और एक आखिरी वाला बच गया है, उसको भी फाइंड कर लेते हैं। तो 2q इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 1 माइनस 77 अपॉन 432। तो डिनोमिनेटर में 432 है, 432 माइनस 77, 32, और 77 के लिए और क्या घटाएंगे भाई? तो 77 डायरेक्टली घटाओ, 12 माइनस दिस 5 एंड 42 माइनस 7 इज 35, 355। ये 2q की वैल्यू है, तो q विल बी 355 अपॉन 864, s, ये वाला ऑप्शन निकल के आ रहा है फिर इसके लिए s। फोर्थ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 ग्रेटर देन y3, ये निकल के आ रहा है s 355 अपॉन 864। दैट्स अ फाइनल आंसर, यस दैट इज माय फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बस यही है, यही, हाँ। x2 इक्वल टू y2 था, वो p पूछा ही नहीं है, तो पूछा ही नहीं है तो हम क्यों दिक्कत करेंगे? कोई दिक्कत नहीं करेंगे, राइट। सो अगर सिर्फ q और r निकाल लेते तो क्या आंसर मार्क कर पाते? q r t s। q r वाले दो ऑप्शन है, a और b के बाद आगे सॉल्व करना ही पड़ता, t s या t t। तो फोर्थ वाले को सॉल्व करने के बारे में पूछता, और फोर्थ वाला सॉल्व करने के लिए थर्ड वाला सॉल्व करना जरूरी था, जैसे हमने देखा। तो आंसर तो तभी मार्क कर पाते हैं। हाँ, एक चीज जरूर है कि x3 ग्रेटर देन इक्वल टू y3 और x3 इक्वल टू y3 में आप ये जरूर कह सकते हैं कि यार दोनों t तो शायद नहीं होंगे, बट गारंटी किसी चीज की नहीं थी। और आंसर जो सही है दैट इज ए, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। फर्स्ट का q, सेकंड का r, थर्ड का t, फोर्थ का s। और रेटिंग के बारे में बात की जाए तो काफी कुछ दिमाग भी लग रहा था इसमें, प्रोबेबिलिटी थी। वैसे तो प्रोबेबिलिटी में देखा जाए तो इस तरह के क्वेश्चंस आप जनरली नोट्स वगैरह में देखते हैं, आप करवा देते हैं इस तरह के क्वेश्चंस भी। बट x3 तक और y3 तक जब आपको जाना था, और विदाउट केसेस लेके जब आपको जाना था, फॉर एग्जांपल केसेस कंसिडर करते तो काफी सारे केसेस बन जाते, इसलिए 2/2 को भी अपने केसेस से सॉल्व नहीं किया, x2 y2 वाले को भी अपने डायरेक्टली लॉजिक से ही किया, ताकि x3 y3 वाला सिंपल हो जाए। नहीं तो बच्चों ने जैसे सॉल्व करता है कि x2 y2 तो पहले केसेस लेके सॉल्व किया, फिर देखा यार x3 y3 कैसे करेंगे, तो उसमें फिर
अगर आप लॉजिक तक पहुंच पाए तो आसान। दिस इज कैलकुलेशन यस इन्वॉल्व है थोड़ी बहुत, एंड उसके अलावा आपको एक एक ऑप्शन फाइनल निकालना पड़ेगा, बीच में आंसर नहीं आएगा इसमें, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सब कुछ करना ही पड़ेगा। दिस इज डिफिकल्टी रीडिंग 7 बाय व्यास एडिफिकेशन। लेट्स टेक अ लुक एट दिस क्वेश्चन ओवर हियर। क्या कह रहा है सवाल, काफी कुछ लंबी चौड़ी कहानी है, मैं बोर्ड से हट जाता हूं, आप एक बार क्वेश्चन को देख सकते हैं, निहार सकते हैं। PQRB नॉन जीरो रियल नंबर्स दैट आर रिस्पेक्टिवली द 10th 100th एंड, ये चार ऑप्शन है, ठीक है, उसके ऊपर बेस मैथ तो कॉलम लिस्ट 1 लिस्ट 2 का क्वेश्चन है, बट यहां पे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अपन, एंड लेट्स रीड द क्वेश्चन। PQRB non-zero real numbers that are respectively 10th, 100th and 1000 term of a harmonic progression। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हाँ फिर से प्रोग्रेशन आ गया, हाँ प्रोग्रेशन बहुत बड़ा है। अरे इसके अलावा अरिथमेटिक आया, हार्मोनिक वगैरह वर्ड यूज किया बहुत टाइम हो गया, जेई को यूज कर लिया इस बार, बट हार्मोनिक से घबराने का नहीं, हार्मोनिक अपने लिए तो क्या है, रेसिप्रोकल है एपी। अच्छा, कंसिडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x plus y plus z equal to 1। इक्वेशंस लिख लेते हैं अब एक बार, x plus y plus z equals 1, और दूसरा क्या है 10x plus 100y plus 1000 z equals 0, और QRX plus PRY plus PQZ। अब ये QR, PR और PQ देख के एक तो फील आ रही है सर PQR कॉमन ले लो ना इसमें से, हाँ PQR नॉन जीरो है, हाँ तो डिवाइड कर दो। क्यों डिवाइड कर रहे हो, अरे उसने बोला ना यार हार्मोनिक है तो अपने को रेसिप्रोकल वाला पसंद है, उसने वैसे भी मतलब फीलिंग दी है कि भाई QR वगैरह डिवाइड वगैरह कर दो, 1/P x plus 1/Q y plus 1/Z इक्वल्स 0 बन जाएगा। राइट हैंड साइड में ले जाओ PQR को, राइट, अपना काम सिंपल हो जाएगा यहाँ पे। हाँ इक्वेशंस आ चुकी हैं, यस नंबर्स अगर आप देखें यहाँ पे इक्वेशंस और लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस और फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वगैरह की बात करिए तो सबसे पहले कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की बात करो, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स या उसके डिटरमिनेंट की बात करो डी। व्हाट आई ऑब्जर्व इज 1 1 1 10 100 1000। अच्छा 1/P है, 1/Q है, 1/R है, एंड दिस इज समथिंग बट 10th 100th and 1000th टर्म। अच्छा यही वाली टर्म्स हैं ये, ओह वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये एपी में रहेंगी, ये भी अपने आप में जो सेम पैटर्न फॉलो कर रही है, और क्या अगर एक कांस्टेंट एपी है तो ये भी 10th 100th and 1000 टर्म्स हो सकती है एपी की। हाँ ये नंबर्स अपने आप में एपी में नहीं है, बट वो जो करस्पॉन्डिंग टर्म्स हैं एपी की, तो इसमें करस्पॉन्डिंग टर्म्स है, तो डी तो कुछ भी कर लो, डी तो जीरो आएगा, कैलकुलेट करके देख लो आप भी, क्या दिक्कत है, नहीं टक टक -1/P के साथ आ जाएगा। हाँ 1/P क्या है, आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कैपिटल ए और डी इन्वॉल्व है या नहीं, ए भी इन्वॉल्व नहीं और डी भी इन्वॉल्व नहीं है, तो लेट्स यूज स्मॉल ए स्मॉल डी फॉर द एपी। तो 1/P की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/P 10th टर्म है तो a plus 9d हो जाएगी। सिमिलरली 1/Q a plus 99d हो जाएगा, एंड ऑल एवरीथिंग 1/R भी 999d हो जाएगा, a plus 999d। क्लियर, d जीरो है ये कंफर्म है। हाँ ऑप्शंस देख सकते हैं हम, इसके बाद तो क्या कि डी अगर जीरो है तो गारंटी से सॉल्यूशन होगा, हाँ या तो नो सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, सॉरी डी यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, या तो नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। यस दैट्स व्हाट यू हैव। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन दिख रहा है, हाँ इनफाइनाइटली मेनी और एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, एक ही बात कर रहे हैं तो ठीक है, नो सॉल्यूशन वगैरह की भी कुछ बात कर रहा है, एंड दिस एज अ सॉल्यूशन वगैरह की बात कर रहा है, फाइंडिंग द सॉल्यूशन की बात कर रहा है। ओके प्रीटी इंटरेस्टिंग, काफी कुछ बात कर रहा है। और राइट हैंड साइड में जो 100 में लगा रहा है, यस तो कैन यू डू यू हैव सम आइडिया अबाउट लेट्स से D1 के बारे में कुछ आइडिया ले सकते हैं क्या? हाँ ले सकते हैं D1 के बारे में आइडिया। Q/R इक्वल टू 10 दे रखा है, डायरेक्टली वहां से चालू कर लो, कर सकते थे आप, यू कुड हैव बिगन फ्रॉम देयर एज वेल, बट Q/R इक्वल टू 10 से एज सच जा सकता है, ये A और D में एक रिलेशन मिलेगी अभी तो, हाँ A और D में रिलेशन मिलती है। D1 क्या है पहले, लेट्स एनालाइज D1 फंक्स। 100 ये थोड़ा अच्छा बन रहा है ना, सिंपल ही लग रहा है। 100 1/Q है, 1 फिर 1000 और 1/R है। तो जब इस चीज को ऑब्जर्व किया तो ये पूरा ये लॉन्ग एक्सपांड करके टक टक 100 वाली टर्म्स हटा भी दो, तो 1/R माइनस 10/Q, 100 अगर कॉमन ले लिया तो 100 कॉमन ले लिया, 1/R माइनस 10/Q, या अगर आप Q भी कॉमन ले लो तो Q/R बन रहा है, ये Q भी डिनोमिनेटर का कॉमन ले लिया, 100/Q, Q/R माइनस 10 बन रहा है। D1 में ये फैक्टर निकल के आ रहा है, उसने कहा D1 जीरो हो जाएगा अगर Q/R इक्वल टू 10 हो जाए तो D1 जीरो हो जाएगा। अच्छा D जीरो है, D1 D2 D3 अगर सारे जीरो हो गए तो केस शायद इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन नहीं, अगर कोई सा एक नॉन जीरो हो गया तो मुझे दिक्कत देगा। ऐसे भी कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, हाँ
तो जैसे D1 निकाला है, क्या मैं D2 भी फाइंड कर सकता हूं? यस, आई शुड फाइंड D2 एज वेल। D2 वुड बी 100, तो इसको ऑब्जर्व करो, 100 किया, 1/r एंड दिस 1/r, 10 का फैक्टर तो निकाल लिया, डिनोमिनेटर में r है और 100 है, तो p/r माइनस 100 आ जाएगा इसमें, p/r एंड माइनस 100 आ जाएगा, और बाहर 10/p बचेगा। दिस इज व्हाट इट बी गेटिंग। इसमें p/r माइनस 100, उसको उसने नॉन जीरो कर दिया। ओके, तो अब ये तो बहुत आसानी से आता हुआ दिख रहा है कि अगर D2 नॉन जीरो हो गया, अगर D2 नॉन जीरो हो गया तो लीनियर इक्वेशंस विल हैव सॉल्यूशन होगा क्या? नहीं, विल हैव नो सॉल्यूशन। कौन सा? एस ऑप्शन है ये, टी के साथ ये है। तो इफ दिस देन एस बोल सकते हैं आप। सेकंड को क्या बोल सकते हैं? एस। अच्छा, पी बाई क्यू इक्वल टू 10 भी देखना है, हाँ। तो तीसरे वाले D3 की बात करो, 100, उस पर्टिकुलर केस में 1/q टक टक p/q। तो इस बार आप देखिए 1/q एंड अगर आपने डिनोमिनेटर 100/p, p 10/p अगर आपने कॉमन ले लिया तो p/q, और 10 कॉमन ले लिया तो 100 का 10 ही बचा, p/q माइनस 10 बचेगा। उसने कहा ये नॉन जीरो है, तो फिर से सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में नो सॉल्यूशन ही आएगा। ये दोनों सबसे पहले सॉल्व हो गए, और अगर ये दोनों आपने ढंग से सॉल्व कर लिए तो आप क्वेश्चन में आंसर मार्क करने में बिल्कुल नहीं घबराएंगे, आप मार्क करके आ जाएंगे आंसर। अच्छा, क्या किसी और तरह से मैनिपुलेशन नहीं हो सकता? तो मे भी देखते हैं। p/q इक्वल टू 10 हो जाए तो, अगर 10 नहीं था तो ठीक दिक्कत थी, p/q अगर 10 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन बाकी दोनों के बारे में क्या विचार है? तो बाकी दोनों का जो विचार है वो अपने को देखना पड़ेगा फिर से। तो बाकी दोनों का विचार, इक्वेशन से भी कोई मतलब है नहीं, वी आर नॉट सपोज्ड टू बी कंसर्न्ड अबाउट इक्वेशंस, इक्वेशंस की कोई जरूरत नहीं है। लेट्स गेट रिड ऑफ दिस इक्वेशंस। p/q इक्वल टू 10 को एनालाइज करते हैं। लेट्स एनालाइज p/q इक्वल टू 10। p/q क्यों? 1/p और 1/q तो हमें अच्छा लगता है, तो इसको 1/q इज इक्वल टू 10/p क्यों ना लिखें? ऐसे लिख लो भाई, 1/q क्या है? a प्लस 99d, और 10/p क्या है? 10a प्लस 90d। तो यहां से 9d इज इक्वल टू 9a या d इज इक्वल टू a आ गया। अच्छा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए d इज इक्वल टू a आ गया। d इज इक्वल टू a आते ही ये तो 10d 100d 1000d 1 मतलब 10 100,000 10 100,000 ही बनता चला जाएगा। हाँ, 100 कर दोगे तो भी वो एग्जैक्टली वही बन जाएगा। बेसिकली सिर्फ यही नहीं, ये दोनों भी जीरो हो जाएंगे, सारे जीरो हो जाएंगे, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेगा। यस, इस केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेगा। क्या मिलेगा? आर मिलेगा। सेम अगर q/r को भी 10 करें तो इसमें भी यही चीज मिलती हुई दिख रही है। हाँ, कि अगर ये कर दिया तो भी वही सेम है ना, 990 एंड ऑल। एक बार चेक कर लो, कंफर्म कर लेते हैं। 1/r है, 1/r is equal to 10/q. 1/r is a plus 999d is equal to 10/q is 10a plus 990d. तो 9d is equal to 9a या फिर d is equal to a, और जैसे ये हुआ तो वंस अगेन वो कहानी रिपीट हो जाएगी कि इस केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अब यार इनफाइनाइटली मेनी है मतलब एटलीस्ट वन तो है ही सी। r करें या t करें, r भी चल सकता है, t भी चल सकता है, और यहां कॉज करते हैं कंफ्यूजन। अगर आप पहले वन सॉल्व कर लेते तो आर या टी कौन सा ऑप्शन मार्क करते भाई? यू नेवर नो। सेकंड और थर्ड में लेकिन एस कंफर्म है, सॉल्यूशन आ ही नहीं रहा, तो पी और क्यू को फर्दर चेक नहीं करेंगे, लेकिन पी और क्यू को चेक करने की जरूरत पड़ेगी 1 और 4 के लिए। पी और क्यू को भी चेक करना पड़ेगा, किसके लिए? 1 और 4 के लिए। तो करो भाई चेक, या फिर ऑप्शन के ऊपर बढ़ते हैं, देखते हैं ऑप्शंस क्या है। तो पहले वाले में आर टी, आखिरी वाले में आर टी, बीच वाले में एस एस है, ये तो अपने को मिल गया था। ऑप्शंस देखेंगे तो आप बीच वाले दोनों में एस एस देखो, आर एस 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 आर पी एस पी। अब भाई एस एस सिर्फ इसमें है, शुरुआत वाले में क्यों मार्क कर दिया, पीछे वाले में आर मार्क कर? पीछे वाले में आर टी दोनों आ रहा था, आगे भी आर टी दोनों आ रहा था, कम से कम इतना तो आ ही रहा था। पी और क्यू भी चेक करते तो शायद आ जाता, जैसा उसने कहा आ रहा है, क्यू चेक कर लो आप, आ जाएगा। उसने कहा वो ऑप्शन है, सॉल्यूशन है, निकाल लो, चेक कर लो एंड यू विल गेट द सॉल्यूशन। वो पी भी आ जाएगा शायद उसमें, पी क्यू आर टी चारों सही है पहले वाले में और आखिरी वाले में शायद, और फिर बीच वाले में सिर्फ एस है। ऑप्शंस इस तरह के बनाए हैं। दिस इज द क्वेश्चन एंड फाइनल आंसर इज दिस। रेटिंग, डिफिकल्टी रेटिंग 7 है इस क्वेश्चन की। हाँ, डिफिकल्टी रेटिंग 7 होने के पीछे कारण सिंपल है कि भाई क्वेश्चन में सॉल्यूशन, वैसे अगर सिर्फ आंसर मार्क करने की बात करो तो इसका डिफिकल्टी लेवल 2 या 3 भी नहीं, 3 से कम चला लेंगे। बट सिर्फ आंसर मार्क करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं क्या? नहीं,
और भी चीजें हैं इसमें एनालाइज करने लायक, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि बच्चे गड़बड़ ज्यादा करेंगे, टाइम बहुत खोटी करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे इस क्वेश्चन में, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन की रेटिंग, दिस क्वेश्चन हैज अ रेटिंग ऑफ 7। लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन नाउ। जे एडवांस 2022 पेपर 1, हट जाते हैं एक क्वेश्चन के लिए साइड में, और अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन एलिप्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ, कोनिक सेक्शन है ये, अरे कोनिक के बिना कहां खत्म होता जे एडवांस का पेपर। ये सवाल आपके सामने मैच करें, लिस्ट 1 लिस्ट 2 में ऑप्शंस को मैच करें और फिर बताएं कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। तो अब देखिए ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन कि भाई फाई की अलग अलग वैल्यू और सेम चीज की बात कर रहा है, एफ जी एच का एरिया की बात कर रहा है। ये ऑप्शन से सबसे पहली चीज मुझे रियलाइज होती है, तब उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं तो यार ऑप्शन देख के ऐसा लग रहा है कि यार एफ जी एच की वैल्यू इस 5i के टर्म्स में निकालो। 5 क्या है, पहले 5 पढ़ लेते हैं, 5 क्या है। कंसिडर द एलिप्स x²/4 + y²/3। अच्छा, ये तो फेवरेट है इनका, हर बार यही दे देते हैं। हाँ ठीक है, चलो भाई। h अल्फा, 0, जहां अल्फा 0 से लेकर 2 है, 0 से लेकर 2 है, h है। अच्छा, h पॉइंट कुछ यहां है, लेट्स टॉक अबाउट दिस h। ओके, h पॉइंट अल्फा, 0 है, ठीक है। Be a point. A straight line drawn through H parallel to the y-axis crosses the ellipse and its auxiliary circles at points E and F respectively. बना लिया हमने लाइन, auxiliary circle भी बना लेते हैं। This and crosses at E and F respectively. बताइए, very nice. In the first quadrant बोल दिया था, ठीक है। The tangent to the ellipse at the point E intersects the positive x-axis at a point G. E पॉइंट पे tangent बनाई ellipse के लिए, तो जाके G पे इंटरसेक्ट करेगी। हाँ भाई, सपोज स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग F एंड द ओरिजिन मेक्स एन एंगल फाई विद द पॉजिटिव एक्स। अरे ये क्या है, ये वही एसेंट्रिक एंगल ही तो है, वही एसेंट्रिक एंगल है ना। एसेंट्रिक एंगल बताया नहीं एसेंट्रिक, बोला ही नहीं एसेंट्रिक। अरे भाई वो A cos थीटा, B sin थीटा जो आप लेते थे वो यही तो था, एग्जैक्टली यही वाला एंगल था जो कि ऑक्सिलरी सर्कल पे बन रहा था, नॉट ऑन द एलिप्स, एंड उसी को उसने फाई बोल दिया है। अच्छा, फिर एफ जी एच के एरिया की बात करिए, 5 की टर्म्स में निकाल लेंगे भाई, तो हमारा टारगेट है 5 की टर्म्स में एरिया निकालना है। ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ई पॉइंट इज 2 cos phi, √3 sin phi। अच्छा, और एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एफ इज ऑन द सर्कल 2 cos phi, 2 sin phi। दैट्स व्हाट यू हैव। और कुछ खास नहीं। एक और प्रॉपर्टी और रिजल्ट अगर आपको याद है तो क्वेश्चन और बहुत ज्यादा सिंपल हो जाए। अभी भी सिंपल है, हाँ सिंपल है, पर्याप्त सिंपल है। आप ई पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखे एलिप्स के लिए, ए एक्स बाय सेक जो भी अपना क्या है, एक्स x1/4 + y1/3 = 1, जहां पे x1 y1 आपके पास ये पॉइंट्स है, एंड यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और पॉइंट जी निकाल सकते हैं। पॉइंट जी अगर आपको याद है तो और अच्छी बात है। और अगर कुछ खास चीज याद है कि यार ये जो पॉइंट ई पे जो टेंजेंट बना, ये पॉइंट एफ पे जो टेंजेंट बनाओगे सर्कल के लिए टेंजेंट बनाओ तो सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएगी। हाँ, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, ये खास बात। हाँ, एक्स एक्सिस पे जहां इंटरसेक्ट करेगी कुछ ये पॉइंट है, सेम ही है, तो आप सर्कल के ऊपर टेंजेंट लिखना ज्यादा आसान मानते हो, तो बढ़िया बात है, अच्छी बात है। और भी कुछ खास, हाँ क्या, सर्कल का रेडियस अगर 2 है तो दिस कैन बी इजीली असरटेन, यही नहीं ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी इजीली आप असरटेन कर सकते हैं। दिस पॉइंट विल बी 2 sec थीटा, 0। दिस पॉइंट विल बी 2 sec थीटा, 0। ये एंगल क्या थीटा क्या फाई है ना, ये तो ये एंगल फाई है, ये 90 डिग्री है दिस, और जहां पे ये डिस्टेंस 2 है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज cos फाई, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस वुड बी sec फाई, हाइपोटेन्यूज वुड बी 2 sec फाई के बराबर, 0। किसी भी तरह से निकाल लो, पॉइंट जी के कोऑर्डिनेट्स यही आ जाएंगे, 2 sec फाई, 0। अब आपको ट्राइंगल एफ जी एच का एरिया निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एफ जी और एच पॉइंट ये वाला था बेटा, ये तो 90 डिग्री एंगल है, हाँ, तो हाफ बेस इनटू हाइट कर देंगे, यस। हाफ हाइट कितनी है पहले तो, हाइट एफ एच इज एफ का बाय कोऑर्डिनेट विच इज 2 sin phi, और बेस कितना है, बेस इज जी ओ माइनस एच ओ। अच्छा, तो अल्फा माइनस करेंगे, अल्फा, हाँ, ये एच क्या है, एच इज अल्फा, 0। अल्फा के लिए एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एफ, एक्स कोऑर्डिनेट 2 cos phi वगैरह ले लेते हैं, हाँ, और ये 2 sec phi है, तो 2 sec phi -2 cos phi आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग, राइट।
आ गया एरिया, 2 कैंसिल, साइन फाइव एज इट इज है, हाँ 2 और कॉमन ले लेते हैं यहां से, 1 अपॉन कॉस फाइव 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाइव विच इज साइन स्क्वायर फाइव अपॉन कॉस फाइव बन रहा है विच इज 2 टाइम्स साइन क्यूब फाइव अपॉन कॉस फाइव. द इनिशियल टारगेट वाज टू फाइंड द एरिया इन टर्म्स ऑफ फाइव, ताकि मैं आसानी से फाइव की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं आंसर पाऊं, फाइव की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं आंसर पाऊं, फाइव की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं आंसर पाऊं. फाइव बराबर पाई बाय 4 डालो तो क्या मिलेगा, फाइव बराबर पाई बाय 4 डाला तो साइन पाई बाय 4 कॉस पाई बाय 4 एक तो कट जाएगा, बचेगा एक साइन पाई बाय 4 का स्क्वायर, 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर इज 1 बाय 2, 2 इंटू 1 बाय 2, 2 इंटू 1 बाय 2 एरिया वुड बी 1. तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा 1, इसका आंसर क्यों आ रहा है भाई. सेकंड, 5 बराबर पाई बाय 3 डाला तो न्यूमरेटर में ये वाला केस देखते हैं, 5 बराबर पाई बाय 3 डाला तो रूट 3 बाय 2 का होल क्यूब बनेगा, 2 टाइम्स 3 रूट 3 बाय 8. अच्छा, डिनोमिनेटर में 1 बाय 2 बनेगा, हाँ तो 2 2 गॉन, 2 बचेगा, 3 रूट 3 बाय 2 बच रहा है, 3 रूट 3 बाय 2, ये आखिरी वाला ऑप्शन 3 रूट 3 बाय 2 है, टी वाला ऑप्शन, दिस इज टी के बराबर. ये तो बहुत ही सिंपल हो गया सर. हाँ, सबसे पहले कैलकुलेशन कर लिया आपने, मेन काम कर लिया आपने. पाई बाय 6 हो गया तो साइन पाई बाय 6 इज 2 बाय 8 बन रहा है ये. तो तीसरे वाले केस में दिस इज 2 इंटू 1 बाय 8 इंटू कॉस पाई बाय 6 विच इज रूट 3 बाय 2. तो ये 1/2 रूट 3 बन गया भाई. हाँ, 1/2 रूट 3 क्या है, ऑप्शन एस, इधर एस वाला है, लिस्ट 2 में एस इज 1/2 रूट 3. पाई बाय 12 वाला आएगा क्या, आएगा, आ जाएगा, क्या दिक्कत है, इसको मिटा दो, लेट्स गेट रिड ऑफ दिस. पाई बाय 12 वाले की बात करें, 2 टाइम्स साइन पाई बाय 12 की पावर 3, साइन पाई बाय 12 पता है अपने को, रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 की पावर 3. अच्छा, 2 रूट 2 की भी पावर 3. ओके, cos 5 would be रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2, तो रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2, ये कटेगा, ये कटेगा, हाँ यहाँ पे 2 बचेगा, 2 रूट 2 का होल स्क्वायर इज एक्चुअली 8 बच रहा है. यस, रूट 3 प्लस 1 में रूट 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और रूट 3 माइनस 1 नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, रूट 3 माइनस 1 पावर 4 बाय 8. इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते थे बट नहीं नहीं नहीं, उसने वही ऑप्शन दे रखा है, कुछ सिंप्लीफाई नहीं करना, वही दे रखा है. तो इसका पी आंसर दे रखा है, एग्जैक्ट आंसर्स आ रहे हैं. कौन सा बच गया, एक आर बच गया 3/4. 3/4 किसी के बराबर तो नहीं हो रहा, इनमें से नहीं हो रहा, इनमें से किसी के बराबर नहीं हो रहा. तो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, एग्जैक्ट हैं, जो मैच करेगा एग्जैक्ट करेगा, इधर उधर क्यों जाएगा. तो क्यू टी एस पी, फर्स्ट का क्यू, सेकंड का टी, थर्ड का एस, फोर्थ का पी. आखिरी वाले को आप देखें चेक करने की जरूरत भी नहीं थी, उसने कहा आखिरी वाले में तो सब में पी है, आप तो उसके पहले ही चेक कर लो, और आखिरी वाला ही शायद सबसे मुश्किल था, उसके पहले तो ज्यादा मुश्किल नहीं था, प्रोवाइडेड आपने एफजीएच प्रॉपर निकाल लिया है तो, प्रोवाइडेड आपने एफजीएच प्रॉपर निकाला है तो, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कुड हैव गेस्ड इजीली कि भाई हाँ ये है कहानी. और उसमें भी अगर असेंडिंग डिसेंडिंग है, अगर गेम खेल जाता है तो और मजा आता आपको कि पाई बाय 4 है, पाई बाय 3 है, पाई बाय 3 ऊपर है, पाई बाय 6 नीचे है, भाई ट्राइंगल बनाना है, सर्कल है, तो असेंडिंग डिसेंडिंग से भी काम चल जाता क्या. अरे हाँ चल जाता, मैं क्वेश्चन सॉल्व किए बिना, मेरे को तो नहीं करना सॉल्व. आप देखो आर एस क्यू, आर टी एस, क्यू टी एस एंड क्यू एस क्यू अलग अलग ऑप्शन हैं. आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया मान लीजिए, आपने कहा नहीं 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 मेरे से तो नहीं हो रहा है ये सब, लेकिन ऑप्शंस को देखो एक बार. अच्छा, डायग्राम तो बन जाता, शायद डायग्राम बन जाता, तो भाई डायग्राम बनाना जरूरी है, और इतना दिमाग लगा लेंगे तो डायग्राम बन ही जाएगा, मान रहा हूं मैं. राइट, तो एफ जी एच वाला ये जो ट्राइंगल है, अगर ये इधर गया तो इतना दूर बनेगा, ट्राइंगल बड़ा बनेगा, अगर इधर गया तो ट्राइंगल छोटा बनेगा. ट्राइंगल लगातार एरिया इंक्रीजिंग है फाई के साथ साथ. तो पाई बाय 6 के इसमें सबसे छोटा आना चाहिए, फिर पाई बाय 4 वाला आना चाहिए, फिर पाई बाय 3 वाला आना चाहिए, और इसमें तो सबसे ही छोटा आना चाहिए. लेकिन उसमें आप पी वाला तो आखिरी फोर्थ वाले में तो पी है ही से, फिक्स है, फिक्स है, उसे बड़ा चाहिए एंगल, वो उसे बड़ा चाहिए. तो इसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, क्यू से बड़ा है, क्यू बड़ा है आर से. 1/2 रूट 3 क्या नहीं, क्या विचार है 1/2 रूट 3, देखो 4/3 से बड़ा है क्या, हाँ 1/2 रूट 3 स्टिल, ये आर एस से बड़ा है, और आखिरी वाला 3 रूट 3/2, 3 रूट 3/2 की वैल्यू चेक करो, 3 रूट 3/2 तो बड़ा है इन सबसे, 1 से बड़ा लग रहा है 3 रूट 3/2. यस, टी. तो एस आर क्यू टी, अब ये जिस ऑर्डर में है उस हिसाब से इसका आंसर छोटा, फिर इससे बड़ा, और फिर सबसे बड़ा. तो 5 वाले को सबसे बड़ा मिलना चाहिए कायदे से, 5 वाले को सबसे बड़ा मिलना चाहिए, पी तो नहीं मिलेगा. 5 वाले को सबसे बड़ा या तो
टी या क्यू में से कोई सा मिलेगा। अगर टी मिल गया तो बाकियों को उसके हिसाब से, अगर क्यू मिल गया तो क्यू आर एस वगैरह लाइन से आ जाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑल्सो यू कैन मेक अ गेस एंड चेक द आंसर, राइट। क्यू एस क्यू वाला ये तो कट ही जाता है, इसमें तो सब इक्वल इक्वल दो है, नहीं चलेगा। क्यू टी एस वाला भी गड़बड़ हो जाएगा शायद। आर टी एस सबसे ऊपर वाला क्यू, सबसे ऊपर वाला क्यू वाला आंसर मे बी मैच कर जाएगा, दैट्स व्हाट यू कैन गेट, राइट। तो विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग हाँ कर सकते हैं, डायग्राम वगैरह बना लिया तो। कितने मार्क रेटिंग पॉइंट के बाद भाई है ये। अगर आप देखें डायग्राम वगैरह इस तरह के एलिप्स जब पढ़ते हैं तो इस तरह के डायग्राम खूब सारे आते हैं। एसेंट्रिक आइडेंटिफाई करना अपना काम, बाकी सब सिंपल है। एरिया निकालेंगे फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, राइट, दैट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो आप गलती करने की संभावना भी इसमें बहुत कम कहूंगा मैं, एंड देयरफॉर डिफिकल्टी लेवल ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑन अ स्केल ऑफ 10 वेयर 10 इज वेरी वेरी टफ इज 4 फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। अच्छा और कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में बस इतना ही, और इसी के साथ ये सेशन समाप्त करते हैं। पेपर 1 कंप्लीट हैज बीन डिस्कस्ड विद यू एंड अपलोडेड, राइट। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अपने को। व्यास एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स रिलेटेड टू JEE एडवांस्ड एंड इन जनरल नीट एंड JEE प्रिपरेशन, राइट। टिल द नेक्स्ट वीडियो, ऑल द बेस्ट।